यस फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, कैन वी स्टार्ट। तो कहाँ थे हम? फाइनेंशियल लेवरेज। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग लेवरेज? व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग लेवरेज? एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज, क्या यूज करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट टू मैग्नीफाई रिटर्न्स of or to magnify the impact of change in, किसका इम्पैक्ट किस पे मेजर कर रहे हैं? चेंज इन सेल्स का ईबीआईटी पे, राइट। अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज सपोज 3 है, इसका मीनिंग क्या है? सेल्स में गिवन लेवल से 1% से चेंज हो तो ईबीआईटी कितने परसेंटेज से चेंज होगा? 3% से चेंज होगा, राइट। And at each level your operating leverage will be different, right? So what is the formula for calculation of operating leverage? Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. एक और फॉर्मूला हमने लिखा था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, ये सिंगल सेट ऑफ डेटा के लिए, एंड दिस अबो इज फॉर 2 सेट्स ऑफ डेटा इफ इट इज बीन गिवन, राइट? ओके। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पे जो आंसर आएगा दैट वी आर कैलकुलेटिंग एट सेल्स इन यूनिट्स। एंड एक और फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहां पे आंसर सेल्स इन रुपीज आएगा, राइट। सो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? लेवल ऑफ सेल्स एट विच ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 0, राइट। देन वी हैड रिटर्न सम पॉइंट्स। ऑपरेटिंग लेवरेज एट ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? अनडिफाइंड, राइट। ऑपरेटिंग लेवरेज लेस देन ब्रेक इवन पॉइंट नेगेटिव होगा, ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट पॉजिटिव। एंड जैसे जैसे आपका ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर सेल्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिस्क कम हो रहा है, बराबर। सो देयरफॉर ऑपरेटिंग लेवरेज विल गो ऑन रिड्यूसिंग, राइट। देन हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एंड ऑपरेटिंग लेवरेज देखा था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वी कैन से 1 अपॉन ऑपरेटिंग लेवरेज, या ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब ब्रेक इवन के ऊपर वाला जो सेल्स है दैट वी कॉल एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, राइट। उसके बाद हमने फाइनेंशियल लेवरेज स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल लेवरेज में क्या होता है? अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो देयर इज अ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट आपका ईबीआईटी स्लाइट परसेंटेज से चेंज हो रहा है तो ईपीएस विल चेंज एट वेरी हायर रेट परसेंटेज, राइट। सो हियर वी कैन से फाइनेंशियल लेवरेज डेफिनेशन एज ability of a firm to use a fixed financial cost to magnify the effect of change in EBIT on EPS, right? तो फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EPS divided by percentage change in EBIT when there are 2 sets of data, right? And if there is a single set of data, EBIT upon EBT। एक और फॉर्मूला था जो पेंडिंग रखा है हमने, बराबर। सिग्निफिकेंस, अगर आपका फाइनेंशियल लेवरेज 3 है, इसका इंपैक्ट या मीनिंग क्या है? ईबीआईटी गिवन लेवल से 1% से चेंज हो रहा है तो ईपीएस 3% से चेंज होगा, राइट। देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हमने डिस्कस किया था कल। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मींस लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस और ईबीटी विल बी 0। सिंपल वर्ड में अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी 0, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, राइट। तो इसके लिए हमने कैलकुलेशन देखा था कि अगर आपको से फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, एक एग्जांपल लेकर के हमने देखा था कि ये एग्जांपल था, यहां पे ईपीएस वाज सम अमाउंट, तो 0 अगर चाहिए तो मुझे ईबीआईटी कितना होना चाहिए मेरा? जितना इंटरेस्ट है अपने एग्जांपल में 20,000, राइट। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज या सिंपली इंटरेस्ट, राइट। यहां पे हमने ये अज्यूम किया था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, राइट। नाउ कैन वी सी द फॉर्मूला इफ देयर इज अ प्रेफरेंस शेयर इन्वॉल्व, राइट। चलिए ये एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। से गिवन एग्जाम्पल, सपोज ईबीआईटी 1 लाख है
less interest. Interest is 20,000. So EBT 80,000. Less tax at the rate of 20%, 16,000. So earnings after tax 64,000. Now this is not the earnings available to equity shareholders, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो ये जो अर्निंग्स है इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होगा, बराबर। बिफोर टैक्स लेस नहीं करेंगे क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अलाउड एज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, बराबर। P&L में डेबिट नहीं करते, इट इज मियरली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो टैक्स वगैरह लेस करके लास्ट में हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे। सपोजिंग प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो 20,000, तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 44,000. This is the example. Now I want to calculate financial break-even point. Means मेरा EBIT क्या होना चाहिए so that earnings available to equity shareholders. Now this earnings if it is 0 divided by number of equity shares कोई भी हो, EPS 0 ही आएगा, बराबर। तो ये मेरा 0 होना चाहिए। Okay. So can you tell me what should be the EBIT so that my earnings available to equity shareholders will be 0? सोच करके बताइए मेरा EBIT कितना होना चाहिए so that after deducting all financial fixed costs, interest, tax वगैरह, आपका earnings available to equity shareholders that is considering per share EPS 0 होना चाहिए। इन आंसर सिंपल तो पार्ट है, मेरा EBIT कितना होना चाहिए सो दैट नेट अर्निंग शुड बी 0। यहाँ पे आपने इमीडिएटली बताया था, यहाँ पे कितना था, इंटरेस्ट था, तो सिंपली मुझे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है फ्रॉम माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट सो दैट EPS विल बी 0। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे दो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है ना, 40,000 मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड मुझे रिकवर करना है, राइट। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना कमाऊं so as to pay my fixed financial cost, net earnings will be 0 to available equity shareholders, बराबर। let's check, अगर ये 40,000 है तो यहाँ पे इंटरेस्ट 20,000 लेस होगा, EBT 20,000, टैक्स इस पे 20% से लेस होगा, दैट इज 4,000, तो EAT will be 16,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000, 4,000 का लॉस आ रहा है, मीन्स 0 नहीं आ रहा, मीन्स दिस 40,000 आंसर इज नॉट करेक्ट। 44,000 ये 4,000 यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। लेट्स चेक 44,000 इंटरेस्ट 20,000, सो 24,000, अब 24,000 पे 20% कितना आएगा, 4,800, तो ये कितना था 19,200 ना, ये लेस होने के बाद 19,200 बराबर 20,000, अभी भी 800 का लॉस आ रहा है, एडजस्ट कर दो यहाँ पे आगे ना। 45, let's check 45,000 less 20,000, so यहाँ पे 25,000, इसका 20% 5,000, this is 20,000, preference dividend 20,000, so means 45,000 is correct, right। this is financial break even point। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है समझिए, देखिए जब सिर्फ इंटरेस्ट एक, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके, जब अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट सिर्फ इंटरेस्ट था तो मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना था, द इंटरेस्ट अमाउंट, मुझे उतना EBIT अर्न करना है सो एज टू रिकवर माय इंटरेस्ट, राइट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मींस कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम, EBIT एट विच माय EPS विल बी 0, बराबर। अब अगर मेरी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इंटरेस्ट एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड है, ओके, तो मेरा EBIT कितना होना चाहिए, एज ए सेड मुझे उतनी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, बराबर। दैट इज यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड,
बराबर। नाउ ये मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। आई वांट टू कैलकुलेट दिस एज ईबीआईटी, राइट, दैट अर्निंग्स एट विच माय ईपीएस शुड बी 0, बराबर। ये जो ईबीआईटी कैलकुलेट मैं कर रहा हूं, दिस इज बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स, ये टैक्स कैलकुलेट करने के पहले, बराबर। इंटरेस्ट बताइए, ये जो कैश फ्लो है ये टैक्स के पहले का या आफ्टर टैक्स का है? बिफोर है ना, यहां पे देखिए टैक्स के पहले हम इंटरेस्ट लेस कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो बिफोर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड ये जो कैश फ्लो है ये आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है? आफ्टर टैक्स है। दिस इज आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, ओके। तो बेसिकली व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड वन ऑफ द कैश फ्लो इज आफ्टर टैक्स, मुझे क्या करना होगा, ये प्रेफरेंस डिविडेंड जो आफ्टर टैक्स है उसको कन्वर्ट करना होगा बिफोर टैक्स में। आर यू गेटिंग? सो ये कैश फ्लो मुझे जो इक्विवेलेंट 20,000 है, ये 20,000 आफ्टर टैक्स कैश फ्लो है, उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट बिफोर टैक्स कितनी होती है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एनी कैश फ्लो बिफोर टैक्स 100 है एंड टैक्स रेट जो है वो है 20%, तो मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 80, इज इट राइट? तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज 100 इंटू 1 माइनस 20% अगर मैं करूं तो क्या आफ्टर टैक्स आएगा, राइट। यहां पे आपने क्या किया है, 100 पे 20% कैलकुलेट किया, सो टैक्स 20 एंड लेस किया 100 में से, सो आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 80, बराबर। सो हियर इफ आई अज्यूम दिस एज x, if I assume before tax as x, तो x minus 0.20x मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा, इज इट राइट? तो दिस विल बी, अगर मैं यहां पे x कॉमन लू तो x इंटू 1 माइनस 0.20 आई विल बी गेटिंग आफ्टर टैक्स, बराबर। तो सिंपली बिफोर टैक्स कैश फ्लो इंटू 1 माइनस टैक्स रेट I'll be getting after tax cash flow, बराबर। अब मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, मुझे अगर बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना हो तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, सॉरी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? बिफोर टैक्स कैश फ्लो विल बी, दिस विल गो ऑन राइट हैंड साइड तो डिवीजन होगा, तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ऑलवेज रिमेंबर एज अ प्रिंसिपल, जब भी आपको, लिसन टू मी अगेन केयरफुली, जब भी आपको बिफोर टैक्स कैश फ्लो दिया हुआ है, ठीक है, एंड आफ्टर टैक्स चाहिए तो क्या करेंगे? 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। एंड अगर आपको आफ्टर टैक्स कैश फ्लो दिया हुआ है एंड बिफोर टैक्स चाहिए तो डिवाइड करेंगे बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ओके। हैव यू अंडरस्टूड? तो अब अपना वैसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। मुझे फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, राइट, टोटल लेना है। This was EBIT, level of EBIT at which my EPS will be 0, and this was before tax. ये भी before tax है तो as it is, लेकिन ये preference dividend जो है वो after tax है, तो अगर उसको मुझे before tax में convert करना हो तो क्या करना होगा? Divided by 1 minus tax rate करना होगा। Have you understood? So let's check by applying the formula. Interest कितना था? 20,000 plus preference dividend 20,000 divided by 1 minus 0.20. So 20,000 plus this will be divided by 0.80. So 20,000 by 0.80, 25,000. So total 45,000, right? तो ये हमने यहाँ पे क्रॉस चेक करके भी देखा था, जब मेरा EBIT 45,000 था, नेट अर्निंग्स कितना आ रहा था? 0. Have you all understood this? तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन रहा है अपना? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, याद रखिए सिर्फ आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट है तो फॉर्मूला ओनली विल बी इंटरेस्ट, एंड अगर डेट के साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। हैव यू अंडरस्टूड? वन मोर पॉइंट, पहले तो ये पॉइंट समझ में आया, वन मोर पॉइंट, हमने फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा था? देखिए सिंगल सेट ऑफ डेटा के लिए फाइनेंशियल लेवरेज का EBIT अपॉन EBT, राइट। अब ये जो EBT है, दिस आई वांट टू कंसीडर अर्निंग्स बिफोर टैक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेसिकली मैं लेवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब रिस्क कैलकुलेट कर रहा हूं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क कैलकुलेट कर रहा हूं? इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्क कौन बेयर करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। दिस EBT आई हैव टू इंटरप्रेट एज
earnings before tax available to equity shareholders, right? अब यहां पे सपोज आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट भी है एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी है, ओके तो क्या ये ईबीटी टाइमिंग मान के चले टैक्स रेट है ही नहीं, ओके तो क्या ये ईबीटी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है या इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड भी जाएगा, बराबर। तो कैन आई राइट द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, ये जो ईबीटी है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अपना फॉर्मेट क्या था याद है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। टाइमिंग भूल जाइए, टैक्स रेट है, टैक्स रेट का वैसे भी परसेंटेज का इंपैक्ट हर जगह सेम ही होगा, राइट। तो इसमें से क्या लेस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, सो दैट आई विल बी गेटिंग अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ईबीआईटी में से मैंने इंटरेस्ट लेस किया, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया, इज इट राइट? तो हियर ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। ईबीआईटी जो है बिफोर टैक्स कैश फ्लो है, इंटरेस्ट जो है दैट इज ऑल्सो बिफोर टैक्स, बट प्रेफरेंस डिविडेंड इज आफ्टर टैक्स। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड करना होगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये एक और फॉर्मूला बनता है फाइनेंशियल लेवरेज का, हमने एक स्पेस ब्लैंक रखी थी फाइनेंशियल लेवरेज के लिए, ये फॉर्मूला इसका, ये आपके स्टडी मॉड्यूल में दिया नहीं है, ओके लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके तो डायरेक्ट कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला मिलेगा। बट यहाँ पे हैव यू अंडरस्टूड दिस विथ लॉजिक? तो बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर में हमने लिखा है या यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन क्या था, अर्निंग्स बिफोर टैक्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो ईबीआईटी में से पहले डेट होल्डर्स का रिटर्न जाएगा इंटरेस्ट, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिटर्न जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, जो बचेगा दैट विल बी द अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन अर्निंग्स मुझे बिफोर टैक्स चाहिए एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा आफ्टर टैक्स आता है, इसलिए उसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना होगा, देयरफॉर आई एम डिवाइडिंग बाय 1 माइनस टैक्स रेट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस ऑल पार्ट? चलिए अब आइए नोट्स में। व्हाट इज द लास्ट पार्ट जो हमने लिखा था, सिग्निफिकेंस लिखा था हमने, ओके तो राइट डाउन थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, write down, it is level of EBIT at which EPS is equal to 0. It is level of EBIT at which EPS is equal to 0. Second, if there is only debt in capital, there is only debt in capital and equity, equity तो हमेशा रहेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, दैट्स इट, बस इतना ही फॉर्मूला है। Next point, if there is debt and preference share capital along with equity,
if there is debt and preference share capital along with equity. Then financial break-even point, this will be equal to interest plus preference dividend upon 1 minus tax rate. ये 1 माइनस टैक्स रेट डिनोमिनेटर में सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे लिखना है। कई बार क्या होता है, ये ऐसे डैश करते रहे में से थोड़ा एक्सटेंड अगर हो तो इंटरप्रेट ये होगा कि इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, विच विल बी टोटली रॉन्ग। इंटरेस्ट आपका बिफोर टैक्स कैश फ्लो ही है, उसको कोई कन्वर्ट नहीं करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि आफ्टर टैक्स है, उसको डिवाइड करना है बाय 1 माइनस टैक्स रेट से। ओके, एंड टैक्स रेट आई मीन कि अगर आपको टैक्स रेट दिया है 30%, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस 30 नहीं लेना है, 1 माइनस 0.30 लेना है, बिकॉज 30% मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 100, राइट? दिस यू ऑलरेडी नो। रिटर्न नाउ ये जो हमने ऊपर थोड़ा स्पेस रखा था फॉर फाइनेंशियल लेवरेज फॉर्मूला, वो भी लिख लेते हैं। When there is preference share capital also, बताइए फॉर्मूला क्या होगा? EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। EBIT वगैरह, यस डेफिनेटली, यस यस। EBIT वगैरह तो कॉमनली एक्सेप्टेड है। PD अगर लिखते हो तो राइट में लिखिए PD इज प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, EBIT, EBT, EAT दीज आर कॉमनली एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म। जो आप कोई भी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें भी ये वर्ड यूज किया रहता है। ओके, बट PD ये कॉमनली नहीं होता, ये प्रॉपर होता है। तो बेटर राइट डाउन PD इज प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, यहां पे अगर सिर्फ आई लिख रहे हो तो आई इज इंटरेस्ट, अननेसेसरी आपके मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए। वैसे इसके लिए मार्क्स कम नहीं होंगे, लेकिन सपोज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 50 में से आप 45 46 स्कोर कर रहे हो तो एग्जामिनर विल बी सर्चिंग कि कहां पे मार्क्स आपके कट कर सकता है। तो ऐसे अगर कोई आपने ऑप्शन दिया तो डेफिनेटली विल ट्राई टू रिड्यूस द मार्क्स। ओके, डन सो फार। चलिए बताइए ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 2 है तो व्हाट डज इट इंप्लाइज? सेल्स अगर 1% से चेंज हो तो EBIT 2% से चेंज होगा, राइट? तो सेल्स का इंपैक्ट EBIT पे मेजर करता है ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट? फाइनेंशियल लेवरेज, सपोज फाइनेंशियल लेवरेज 3 है तो EBIT अगर 1% से चेंज हो तो EPS 3% से चेंज होगा। EBIT का इंपैक्ट EPS पे फाइनेंशियल लेवरेज मेजर करेगा, बराबर? नाउ कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये क्या मेजर करेगा? अगर सेल्स 1% से चेंज हो तो EPS कितने परसेंटेज से चेंज होगा? ओके, तो यहां पे बताइए जब मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, सेल्स इज चेंजिंग बाय 1%, तो EBIT वाज चेंजिंग बाय 2%, एंड फॉर 1% EBIT चेंज EPS इज चेंजिंग बाय 3%। तो अगर EBIT 2% से चेंज हो रहा है तो EPS कितने परसेंटेज से चेंज होगा? 6, राइट? तो यहाँ पे EPS विल बी चेंजिंग बाय 6%, इट इंप्लाइज कंबाइंड लेवरेज इज 6। ओके, तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? और ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। ओके, और अगर इसको इलेबोरेट करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इनटू फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? EBIT अपॉन EBT बिफोर टैक्स लेना है आपको। ओके, तो यहां पे ये अगर हम कैंसिल करें तो इट विल बी सिंपली कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। दिस विल बी अ फॉर्मूला फॉर कंबाइंड लेवरेज। इट इज सिंपली कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज में हम ऑपरेटिंग रिस्क कंसिडर कर रहे थे। ऑपरेटिंग रिस्क क्यों अराइज होगी? बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? फाइनेंशियल लेवरेज में हम फाइनेंशियल रिस्क मेजर कर रहे थे विच विल अराइज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट?
अब ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क दोनों को कंबाइन करें तो क्या होगा, टोटल रिस्क, राइट। तो टोटल रिस्क विल बी मेजर्ड बाय कंबाइंड लेवरेज, बराबर। सिंपल एग्जांपल, सपोज मेरा बिजनेस है ईपीए प्राइवेट लिमिटेड। अब मेरा रेंट, सैलरी वगैरह वगैरह 15 लाख है, ओके। एंड मैंने ये जो से बिजनेस स्टार्ट करा था उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड था, मैंने डेट से फंड प्रोक्योर किया था, प्रेफरेंस शेयर से फंड प्रोक्योर किया था। अब डिबेंचर्स को इंटरेस्ट मुझे पे करना है 5 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मुझे इंटरेस्ट पे करना है 5 लाख, ओके। तो टोटल मेरी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, ये 15 एंड ये 10, दैट इज 25 lakhs इज अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इज इट राइट। तो मुझे बिजनेस इस मैनर में करना है कि मेरा जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा, राइट, यहां पे ये फिक्स कॉस्ट तो मैं ऑलरेडी यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। तो सपोज एक से स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है तो 20,000 फीस आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट इज से फॉर एग्जांपल, और यहां पे 30,000 सपोज फीस आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट इज 5,000, तो पर स्टूडेंट मुझे कितना मिलेगा, 25,000, बराबर। तो मुझे इतने स्टूडेंट्स को एडमिशन देना होगा सो एज टू रिकवर माय 25 लाख टोटल कॉस्ट, बराबर। सो हियर दिस इज माय टोटल रिस्क, आर यू गेटिंग, दिस टोटल रिस्क विल बी मेजर्ड बाय कंबाइंड लेवरेज, हैव यू अंडरस्टूड। एंड अगर मुझे कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, ओके, तो इन दिस एग्जांपल कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी द कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो कितने यूनिट्स मुझे बेचने होंगे, अगर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं तो कितने स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेना होगा, सो दैट मेरा 25 लाख जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो रिकवर होगा। टाइमिंग टैक्स वगैरह भूल जाइए, कितना 100, 25 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, राइट, यानी कि 100 स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेते तो मेरा 25 लाख टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा। आपने कैसे कैलकुलेट किया, ये 25 लाख क्या था, टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, राइट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट वाज इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, बराबर। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट में हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, लेवल ऑफ, ये जो 100 आपने कैलकुलेट किया है, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो 100 यूनिट्स मुझे बेचने होंगे, राइट। तो हियर आई एम कैलकुलेटिंग द लेवल ऑफ सेल्स एट विच नेट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी 0, राइट। तो हियर जो सेल्स कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, इट इज आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स ना, कैश फ्लो में हम बिफोर टैक्स ही कंसिडर करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर, तो मुझे इसको बिफोर कन्वर्ट करना होगा। So this I will be taking preference dividend upon 1 minus tax rate. This will be the formula for combined leverage. Okay, sorry, combined break even point. Again, operating break even point में हम calculate क्या करते हैं, level of sales at which my EBIT will be 0, right? Financial break even point में हम calculate क्या करते हैं, level of EBIT at which EPS will be 0, right? अब कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट में हम कैलकुलेट करेंगे लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईपीएस विल बी 0। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस। तो हमने जो फॉर्मेट ड्रॉ किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नोट्स में फर्स्ट पेज पे हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया था, इसमें आई गेस सेल्स टू ईबीआईटी हमने ऑपरेटिंग लेवरेज लिखा था। बताइए ईबीआईटी टू नेट अर्निंग्स क्या फाइनेंशियल लेवरेज लिखा है। अब सेल्स टू नेट अर्निंग्स ये क्या होगा, सेल्स टू नेट अर्निंग्स और ईपीएस स्पेसिफिकली कंबाइंड लेवरेज। तो सेल्स से ईपीएस तक ऐसे एरो ड्रॉ करिए एंड राइट डाउन दिस एज कंबाइंड लेवरेज। सेल्स से ऐसा एरो करके ईपीएस तक लेकर के आइए, दैट इज कंबाइंड लेवरेज, और टोटल लेवरेज भी कह सकते हैं इसको। डन।
चलिए नोट्स में आइए, फर्दर कंबाइंड लेवरेज भी समराइज करते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। ओके, चलिए फाइनेंशियल लेवरेज के बाद नेक्स्ट पॉइंट कंबाइंड लेवरेज, और इसको टोटल लेवरेज भी कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला, combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage. और combined leverage is equal to operating leverage का फॉर्मूला contribution upon EBIT into EBIT upon EBT, that is contribution upon EBT, and EBT means earnings before tax to equity shareholders. बिफोर प्रॉपरली लिखिए, ऐसे मत लिखिए, BEFORE, डाउन प्रॉपरली। नॉर्मली व्हाट्सएप पे टेस्टिंग वगैरह टेक्सटिंग करते टाइम हम इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपरली लिखिए। ओके, सेकेंड पॉइंट सिग्निफिकेंस। इफ combined leverage is equal to 5, it implies that if sales is changing by 1%, then EPS will change by 5%. It implies that if sales is changing by 1%, then EPS will change by 5%. बराबर ना? If sales is changing by 1%, EPS will change by 5%. Combined leverage अगर 5 हो तो, okay? बेसिकली फॉर्मूला में हम यूज करते हैं EBT, ओके, लेकिन इंपैक्ट हम EPS पे ही मेजर कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स रेट का तो इंपैक्ट हर जगह सिमिलर ही होगा, राइट? और वी आर कंसिडरिंग कि देयर इज नो टैक्स, सो दिस अर्निंग्स इज बिफोर टैक्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसी को अगर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो विल बी गेटिंग EPS ओनली। ओके, थर्ड पॉइंट कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रैकेट में level of sales at which EPS is equal to 0. So that is calculated as operating fixed cost plus interest plus preference divided upon 1 minus tax rate, and whole thing divided by contribution per unit. तो डिवाइड जब हम कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आंसर जो आएगा दैट इज सेल्स इन यूनिट्स। एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? याद है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा था, कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लेना होगा?
एग्जैक्टली पीवी रेशो। अब यहां पे जो आंसर आएगा दैट विल बी गेटिंग सेल्स इन रुपीज इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। डन। चलिए, वैसे एक और कंसेप्ट है, वी हैव टू डिसाइड वेदर द फर्म is favorably financially leveraged or not. What do you mean by favorably financial leverage? आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट बताइए, अगर डेट कंटेंट हो तो ही फाइनेंशियल लेवरेज आएगा, बराबर ना, तो ही लिवर्ड फर्म होगी, राइट? तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट यूज करना एडवाइजेबल है क्या नहीं, वो एक कंसेप्ट है। लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 3 दिन से हम सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक कोई एग्जांपल हमने स्टार्ट नहीं किया। सो व्हाट विल डू दैट वन कंसेप्ट वी आर कीपिंग पेंडिंग, जब एग्जांपल आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। ओके, so now we'll start with examples, but before that just tell me all the formulas what we have seen so far. ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? सिंगल सेट ऑफ डेटा अगर हो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो, राइट? देन फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। एंड अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है तो ईबीटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, ईबीटी मींस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला हमने लिखा है, राइट? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आज ही तो डिस्कस किया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अगेन कंसेप्ट याद रखिए, मुझे वो ईबीआईटी चाहिए जहां पे मेरा ईपीएस 0 होना चाहिए, मतलब ईबीआईटी कितना होना चाहिए, मेरी फाइनेंशियल जितनी फिक्स कॉस्ट है उतना तो रिकवर करना है, राइट? सो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कौन सा है? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट? लेकिन ये सारे कैश फ्लोज बिफोर टैक्स है, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स है, तो इसीलिए इसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, देन कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे ये सारे फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे, 1 2 एंड 3, राइट? डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट? तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। ओके, तो आज आपका होमवर्क, हमने समरी नोट्स में जितने भी फॉर्मूलेज लेके एक बार रिवाइज करना। ओके, दिस आई कैन नॉट चेक बट आई विल अज्यूम कि आप ऑनेस्टली रीड करके आओगे। ओके, क्योंकि हर एक एग्जांपल्स में आपको ये फॉर्मूलेज अप्लाई करना है। ओके, चलिए, कैन वी स्टार्ट विद द एग्जांपल्स नाउ? नोट्स हैज बीन ऑलरेडी सेंट फॉर प्रिंटिंग, सो प्रोबेबली 1-2 दिन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तब तक मैं ये नोट्स लेवरेज का एटलीस्ट कहाँ पे शेयर कर सकता हूँ? ग्रुप 1 में अगर मैं शेयर करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप 1 में नहीं है। टीम ईपीए में हो आप सभी टेलीग्राम चैनल पे, तो टीम ईपीए में मैं लेवरेज का ये जो नोट्स है ये शेयर कर देता हूँ, ठीक है? सो दैट आपको घर जाके अगर एक बार रीड करना हो तो यू कैन रीड फ्रॉम दैट, और एग्जाम्पल्स अगर वापस देखना है तो यू कैन गेट फ्रॉम दैट। ओके, तो कंसेप्ट हमने पिछले 3 दिन से ऑलमोस्ट कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है। ओके, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जांपल। जैसे कि मैंने कहा था कि एग्जांपल्स में पहले क्लास नोट्स के सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चंस, एमटीपी की प्रैक्टिस करने हैं। ओके, साइमल्टेनियसली स्टडी मॉड्यूल के भी एग्जांपल्स हमें कंप्लीट करने हैं। ओके, टू स्टार्ट विद वेरी सिंपल एग्जांपल। इतने सिंपल एग्जांपल्स आपके एग्जाम में नहीं आते फर्स्ट। ओके, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, जस्ट टू स्टार्ट विद। रीड फर्स्ट एग्जांपल। सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है। क्या मुझे आप यहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज बता सकते हो? जस्ट ओरली या रफ में कैलकुलेट करके बताइए। एंड ऑल्सो ट्राई दिस सेकेंड पार्ट, आई विल जस्ट कम बैक।
Yes, friends, done. So tell me, what is operating leverage? 2.5. And financial leverage? 1.12. Okay, 1.81. Welcome to Inter. करेक्ट आंसर इज 1.81. अच्छा, ऑपरेटिंग लेवरेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है. सिंपली विल बी टेकिंग सेल्स 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इसका 60%, तो 30,000 आएगा. सो कंट्रीब्यूशन 20,000, फिक्स्ड कॉस्ट 12,000, तो ईबीआईटी 8,000, 20 अपॉन 8 2.5. राइट. अब फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है वैसे? इट विल बी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. अब ईबीआईटी दिया हुआ है आपको, ईबीटी कैलकुलेट करना है, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो आपको ईबीटी मिलेगा. इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट किस पे अप्लाई करना है? डेट अमाउंट पे. अब डेट डायरेक्टली दिया नहीं है. राइट. नेटवर्थ दिया हुआ है, तो आपने क्या किया रहेगा? अगर नेटवर्थ 25 लाख है तो डेट कितना है? डेट इज टू इक्विटी 3:1. तो आपने क्या किया? इसको डिवाइडेड बाय 3 क्या है? डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3. राइट. पहले तो बताइए नेटवर्थ मतलब क्या है? टोटल कैपिटल प्रोक्योर्ड और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड? नेटवर्थ मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड. ओके. अच्छा, मेरा बिजनेस में बताइए, अगर मेरा जो बिजनेस है, इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा 10 लाख है, ठीक है, डेट 90 लाख है, तो टोटल 1 करोड़. कहना है से मेरा बिजनेस का नेटवर्थ 1 करोड़ है? गलत ना. 1 करोड़ में से तो 90 लाख आउटसाइडर्स फंड है. मेरा एक्चुअल बिजनेस का नेटवर्थ कितना है? मेरा 10 लाख. ऑलवेज रिमेंबर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फाइनेंस के टर्म्स में, व्हेन आई एम टॉकिंग नेटवर्थ, आई एम टॉकिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. तो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब रिजर्व्स एंड सरप्लस अपने अकाउंट्स में लिखा है, फाइनेंस में इसको हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स. राइट. रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस मतलब क्या होता है आपका? सपोज प्रॉफिट है आपका 50 लाख, उसमें से डिविडेंड बांटा आपने 10 लाख, रिमेनिंग 40 लाख आप रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हो. दैट 40 लाख इज नथिंग बट रिटेन्ड अर्निंग्स. बिजनेस ने खुद के पास रिटेन करके रखा है. राइट. तो सपोज रिटेन्ड अर्निंग्स इज 40 लाख, तो नेटवर्थ कितना हुआ? 50 लाख. राइट. सो दिस नेटवर्थ ऑलवेज रिमेंबर इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. ओके. तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है 25 लाख, तो अब डेट कितना होगा? अब डेट इज टू इक्विटी रेशियो दिया है 3:1, यानी कि अगर इक्विटी 1 है तो डेट कितना होगा? 3. राइट. तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड 25 लाख है तो डेट कितना होगा? 75 लाख. 75 लाख का 12% इंटरेस्ट होगा, 9 लाख. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 लाख माइनस 9 लाख, सो 11 लाख विल बी माय ईबीटी. सो 20 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख कितना आएगा? 1.81. दिस इज फाइनेंशियल लेवरेज. ओके. ऑब्वियसली ये नेटवर्थ हमने अभी तक कभी डिस्कस नहीं किया था फाइनेंस की टर्म्स में. आपने अर्लियर कहां पे भी स्टडी किया हो, याद रखिए नेटवर्थ मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस फंड्स आएगा. ओके. सो कैन वी राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स? चलिए, राइट डाउन ऑन न्यू पेज एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वी कैन से, एंड क्लास नोट्स के एग्जांपल्स. जब लेटर ऑन एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेपरेट हेडिंग लिखेंगे एग्जाम क्वेश्चंस. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज. हाँ, एक सेकंड. एग्जाम्पल नंबर ही लिखना रहेगा. एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 23. एग्जाम्पल नंबर 1, पेज 23. हेडिंग अगर इसके ऊपर एक लाइन जगह हो तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. Calculation of operating leverage, and then draw column serial number, particulars, rupees.
serial number A, sales 50,000 less variable cost, the rate 60%, 30,000. Contribution A minus B 20,000. Fixed cost 12,000. So EBIT 8,000. Now I can simply directly write operating leverage is equal to contribution upon EBIT. That is 20,000 divided by 8,000. So 2.5. Done. Now second working. Leave one line blank and write down second working. Calculation of financial leverage. Calculation of financial leverage. Serial number A, EBIT 20,000 less इंटरेस्ट. अब यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए डायरेक्टली दिखाएंगे 75 lakhs इंटू 20 कितना, लेट मी चेक, सॉरी 20 lakhs. ओके मैंने गलती से 20,000 2 lakhs सॉरी 20 lakhs जो भी है अमाउंट एंड interest 75 lakhs. Now this we have to show in separate working. How we have calculated 75 lakhs. तो ऐसा स्टिक करके रखिए. तो 75 lakhs का 12% 9 lakhs. So EBT 11 lakhs. So in this statement only I can continue. EBIT financial leverage EBIT upon EBT. $1.818 है तो आई एम राउंडिंग ऑफ टू 1.82. जस्ट यहाँ पे लिखिए वर्किंग नोट debt upon equity 3:1. net worth ब्रैकेट में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, this will be 25 lakhs. Therefore debt 25 lakhs into 3, that is rupees 75 lakhs. Done. Can we proceed? So this was first example. Now read fourth example.
फिलहाल इतनी जल्दी कमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, वी वोंट कमेंट, विल जस्ट फोकस ऑन कैलकुलेशन. ओके. Can I scroll down? आपको बस ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज भी कैलकुलेट कर रखेंगे. ठीक है. सो देयर आर टू सिचुएशंस. सिचुएशन 1 में 4000 फिक्स कॉस्ट है, सिचुएशन 2 में 5000 फिक्स कॉस्ट है. एंड टू फाइनेंशियल प्लान ए बी. प्लान ए में इक्विटी 5000 है, डेट 15000. प्लान बी में इक्विटी 15000 एंड डेट 5000 है. मतलब कहना से मुझे अब 4 कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे. सिचुएशन 1, इसमें प्लान ए, प्लान बी. एंड सिचुएशन 2, इसमें प्लान ए एंड बी. राइट. सिचुएशन 1 में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 4000 एंड सिचुएशन 2 में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 5000. राइट. एंड प्लान ए में डेट कंटेंट कितना है 15000 एंड प्लान बी में डेट कंटेंट कितना है 5000. राइट. तो कैन यू टेल मी इन ऑल दिस केसेस 4 कॉलम में टोटल लेवरेज सबसे ज्यादा कहां पे होगा? टोटल लेवरेज सबसे ज्यादा कहां पे होगा? आपको हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू भी रिफ्लेक्ट करना है, तो कैलकुलेट करके तो देखेंगे. बेस्ड ऑन द कंसेप्ट क्या मुझे आप बता सकते हो ये 4 कॉलम जो है, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, टोटल लेवरेज सबसे ज्यादा कहां पे होगा? बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कैलकुलेशन करके तो देखेंगे. अच्छा पहले बताइए, सिचुएशन 1 एंड 2 में ऑपरेटिंग लेवरेज हायर कहां पे होगा? 1 में या 2 में? 2 में ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट यहां पे हायर है. फिक्स कॉस्ट ज्यादा तो ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा. तो सिचुएशन 2 में ऑपरेटिंग लेवरेज हायर होगा. राइट. प्लान ए एंड बी में फाइनेंशियल लेवरेज हायर कहां पे होगा? ए में ना, डेट कंटेंट यहां पे ज्यादा है. प्लान बी में डेट कंटेंट 5000 है, प्लान ए में डेट कंटेंट 15000 है, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा. फाइनेंशियल कॉस्ट अगर ज्यादा तो फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा, मतलब फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा. तो सिचुएशन 2 एंड प्लान ए, कहना है से यहां पे कंबाइंड लेवरेज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है एंड इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज्यादा है. राइट. ये जो फर्स्ट कॉलम है यहां पे भले इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1 में होने की वजह से कम है. बराबर. यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट भी कम है एंड फाइनेंशियल कॉस्ट भी कम है. यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट हायर है 5000, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट कम होगा. तो सबसे ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एज वेल एज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट यहां पे ज्यादा होगा. बराबर. बाकी तो प्रेजेंटेशन रहेगा अपना, मेन फॉर्मेट सेम, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट योर कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी, यू विल बी गेटिंग माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी. यहां तक सफिशिएंट है. टैक्स रेट तो वैसे भी दिया नहीं है आई गेस. राइट. So based on this much we can calculate. So can we start writing? Example number 4. Example number 4, page number 24. Example number 4, page number 24. पेज नंबर 24. हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज. Calculation of operating, financial and combined leverage. Draw columns. Serial number,
particulars, right hand side, situation 1, let me check कैसे दिया है situation 1, उसमें 2 कॉलम्स, प्लान ए, प्लान बी, situation 2, प्लान ए, प्लान बी। एग्जाम में जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं करना है, उतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास, सिंपली स्पेस रख सकते हो आप। ओके, 3 आवर्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज एसएम कंप्लीट करना इटसेल्फ इज अ टास्क। मैंने आपको बताया था कैपिटल बजटिंग जब टॉपिक स्टार्ट होगा, एक लेक्चर में एक ही एग्जांपल हम सॉल्व कर पाएंगे, इतने बड़े क्वेश्चंस होंगे आगे जाके। वर्किंग कैपिटल के एक एक क्वेश्चन 2-2 लेक्चर्स लगते हैं सॉल्व करने में। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आगे जाके आएंगे, तो ऑब्वियसली टाइम नहीं रहेगा। एग्जाम के लिए आप बता रहा हूँ, अभी के लिए ठीक है, आपकी बुक प्रॉपरली मेंटेन करना है, यू कैन ड्रॉ द लाइन, बट रिमेंबर एग्जाम में डेकोरेशन नहीं करना है, नहीं तो पता चला 50 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 ही कंप्लीट हुए प्रॉपर डेकोरेशन के साथ, 3 क्वेश्चन रहे नहीं। ओके, लाइंस के लिए ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू कैन कीप द स्पेस, एंड अगर एट द एंड टाइम मिला तो जो भी डेकोरेशन काम है कर सकते, ठीक है। चलिए, फॉर्मेट क्या होगा यहाँ पे, नॉर्मली सेल्स माइनस ये जो फॉर्मेट है ये फिक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले सेल्स इन यूनिट्स लिखना होगा हमें। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2000 है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 50% हो रहा है, मतलब 1000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं, तो बताइए सेल्स इन यूनिट्स लिखे या डायरेक्टली सेल्स लिखे? डायरेक्टली सेल्स लिखे या सेल्स इन यूनिट्स लिखना है? ठीक है, सो विल जस्ट शो द वर्किंग ओवर हियर, सेल्स एट द रेट ₹20 per unit, तो शो वर्किंग 2000 into 50%, ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड into ₹20। in all columns 20,000, right? Then less variable cost at the rate ₹10 per unit, same 2000 into 50%, यानी कि 1000 यूनिट्स बेचा है, पर यूनिट 10 रुपीज, तो इन ऑल कॉलम्स 10,000। तो सीरियल नंबर सी, कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, सिचुएशन 1 में 4000, तो पहले 2 कॉलम में 4000 लिखिए, फर्स्ट 2 columns are relating to situation 1 and next 2 columns are situation 2, so 5000 5000। So what I'll be getting is EBIT, $6,000 $6,000 $5,000 $5,000, लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट रेट क्या दिया आपको, यहां पे डेट 10% दिया हुआ है, राइट, एंड प्लान ए में डेट अमाउंट है 15,000, तो शो वर्किंग 15,000 इंटू 10%, प्लान ए के दोनों कॉलम्स में 15,000 इंटू 10%, 1500 1500,
एंड प्लान बी में 5000 है, तो 5000 इंटू 10%, 5000 इंटू 10%, 500, 500. So what I'll be getting is EBT. 6000 minus 1500, 4500. 6000 minus 500, 5500. Then 5000 minus 1500, 3500. And this will be 4500. Are these figures correct? Now I can apply the formula. Operating leverage is contribution upon EBIT. I do have the figures. Financial leverage is EBIT upon EBT. So ये भी figures है. So next serial number, just एक line blank रख करके, operating leverage. This is calculated as contribution upon EBIT. So 10,000 divided by 6,000. Is it 1.67 approximately? And यहाँ पे 2, 2. So you can see situation 2 में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज्यादा था, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी ज्यादा है. फाइनेंशियल लेवरेज EBIT अपॉन EBT. कितना आ रहा है? 1.33. Then second column 1.09. Right. The next column 1.43. 1.43. And last column 1.11. And then I can write combine the leverage. Combined leverage I can calculate operating leverage into financial leverage. $2.22, 1.82, 2.86, 2.22. कैन यू सी, आपने बताया था कि सिचुएशन 2 में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज्यादा है एंड प्लान ए में थर्ड कॉलम में डेट कंटेंट ज्यादा है, तो हियर यू कैन सी कंबाइंड लेवरेज इज हाईएस्ट. एंड सिचुएशन 1 में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कम था एंड प्लान बी में फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम था, तो दिस इज लोवेस्ट. अगेन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल कैन बी आस्क्ड, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल जो था वो एग्जाम्पल एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए. ओके, तो एक्चुअल एग्जाम टाइप क्वेश्चंस वी विल सी टुमारो. ओके, सो लेट अप फॉर नाउ.